हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन। गाइस, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। गाइस, ये पहला सेशन होगा जहां पे मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। गाइस, हम लोग ये जो क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे बेस्ड होंगे हमारे जो लास्ट कॉन्सेप्ट हमने देखा था, दैट इज अक्रूवल बेसिस। उसके बाद हमने कंसिस्टेंसी भी देखा था। बट गाइस, मैं आपको बता दूं, आपको क्लियर कर दूं, ये जो अक्रूवल बेसिस है, जो ये मैं आज आपको बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब जो टॉपिक मैं आपको आज कराने वाला हूं, उसकी हेडिंग है बेटा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। उसकी हेडिंग क्या है बेटा? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब आज किस बेसिस पे, मतलब आपके पास अलग अलग बेसिस हैं अकाउंटिंग करने के लिए। हम उन बेसिस को क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? स्टडी करेंगे। तो मेरे पास क्या क्या बेसिस है, मैंने कहा लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बता दिया था। मेरे पास जो बेसिस हैं उनमें से एक है कैश बेसिस और एक है मेरे पास अक्रूवल बेसिस। तो गाइज एक बार छोटा सा स्नैपशॉट ले लें। गाइज, अक्रूवल बेसिस जब मैंने आपको बताया था ना, अक्रूवल बेसिस जब मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करी थी एक बात कि अक्रूवल बेसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि हमारा जो रेवेन्यू, क्या बोला मैंने, हमारा जो रेवेन्यू हम रिकॉर्ड करेंगे वो नहीं होना चाहिए जो हमने रिसीव किया है। हर वो रेवेन्यू, हर वो रेवेन्यू जिसके अगेंस्ट मेरे को राइट मिल चुकी है, मैंने अर्न कर लिया है, वो सारा का सारा मेरा इस साल का क्या होगा बेटा? मेरी रेवेन्यू बुक होगी। और सेम टू सेम विद एक्सपेंस। आप मान सकते हो कि ये जो अक्रूवल बेसिस है ना, यही पूरा का पूरा बेस है मैचिंग कॉन्सेप्ट को भी। इसको बेटा मैचिंग कॉन्सेप्ट को भी। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? आप जिस साल रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हो, अपने खर्चे भी उसी साल रिकॉर्ड करो जो आपने उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए किया है। अब आप सोचो, आपने रेवेन्यू अर्न किया और आपको कैश आ गया इसी साल। खर्चा आपने जो किया उसका पेमेंट किया 2 साल बाद। तो अगर आपने पेमेंट बेसिस पे खर्चा 2 साल बाद रिकॉर्ड किया तो टेक्निकली वायलेट हो गया ना मैचिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि खर्चा बुक हो रहा है तीसरे साल, इनकम कब बुक हो रही है? आज फर्स्ट ईयर। सो गाइज, आई होप ये बेसिक्स आपको क्लियर होंगे। मैं छोटा सा पुराना स्नैपशॉट दे रहा हूं। अगर किसने देखा नहीं है तो पहले पुराना वाला लेक्चर्स आपको देखना पड़ेगा बेटा, ताकि यहाँ पे क्लैरिटी आए। अब मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय कैश बेसिस। ठीक है, कैश बेसिस जब हम बात करते हैं गाइस, कैश बेसिस में हम लोग क्या करते हैं? कैश को बेस लेते हैं। किसको बेस लेते हैं? कैश को बेस लेते हैं। आ रहा समझ? अक्रूवल बेसिस में हम लोग क्या करते हैं? हम अर्नड ड्यूरिंग द ईयर प्लस अर्न ड्यूरिंग द ईयर प्लस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर को बेस लेते हैं। मतलब जो अर्न किया आपने रेवेन्यू करंट ईयर में उसको बेस लेते हैं, और जो आपने इनकर किया एक्सपेंस करंट ईयर में उसको हम बेस लेते हैं। इसका ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मैंने एक बार ओवरव्यू दिया है लास्ट लेक्चर में, पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया था। अब बेटा अपन क्या करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपन चलते हैं क्वेश्चन पे। किस पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अब अपन चलते हैं क्वेश्चन पे। तो मैं शीट का क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूं। गाइज, ये शीट आपको ऐप पे अवेलेबल होगी। तो जैसे आप लेक्चर देखोगे उसी के नीचे ये क्या रहेगी, आपको शीट आपके पास रहेगी ऐप पे। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। किसी को किसी कारणवश बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर नहीं मिलती है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो मेरे नंबर पे। मेरे नंबर में बता ही चुका हूं, 9001114477। आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको शीट भेजूंगा। सो गाइज, अब आप देखो कि यहां पे हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 की मैं जब बात करता हूं, पहले रीड कर लेता हूं। मेसर्स इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस, मेसर्स इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन sold goods to Mr. Raman amounting to rupees 6 lakh on 19th of April 2017। मतलब मिस्टर इंटीग्रेटेड, मेसर्स इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस ने मिस्टर रमन को माल बेचा 6 लाख रुपए का 19 अप्रैल 2017। और क्रेडिट पे माल बेचा, मतलब 2 महीने की उधारी पे माल बेचा। और जो कैश रिसीव हुआ वो हुआ 1 मई को। कैश जो रिसीव हुआ वो कब हुआ? 1 मई को। अब सुनना ध्यान से, मैंने कहा एक बात बताओ, ट्रांजैक्शन कब हुआ यहाँ पे? देखो मैं समझाता हूं आपको, ट्रांजैक्शन कब हुआ? 19 अप्रैल को। तो कहना है से दिस इज द ट्रांजैक्शन डेट। ट्रांजैक्शन डेट। मुझे बताओ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों 1 मई। 1 मई को क्या हुआ? 1 मई को कैश रिसीव हुआ भैया आपको।
अब कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये कहता है स्टेट विद रीजन, आप रीजन के साथ बताओ, ऑन विच डेट मेसर्स इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस विल रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। मतलब मेसर्स इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन जो है वो ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड करेंगे। क्या बोला बेटा मैंने, ये जो मेसर्स इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन है ना, ये मेसर्स इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड करेंगे। हमें क्या है, इनकी ट्रांजैक्शन डेट बतानी है गाइस, हमें ये बताना है कि ये कौन से दिन ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए क्या है बेटा, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनना ध्यान से, मैंने कहा यहां पे बेस आएगा अलग अलग, क्योंकि ट्रांजैक्शन अलग डेट को हुआ, कैश अलग डेट को आया। क्वेश्चन कहता है इफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग, कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड, तो बताओ क्या होगा। मतलब क्वेश्चन ये है कि अगर आप कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो तो उस केस में आप बताओ इस ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड किया जाएगा। मैंने कहा यार आ जाओ, मैंने कहा याद करो कैश बेसिस क्या कहता है। कैश बेसिस ये कहता है कि भैया हम ट्रांजैक्शन, हम कोई भी रिकॉर्डिंग उस डेट को नहीं करेंगे जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ, हमें मतलब ही नहीं है ट्रांजैक्शन से। बोले हमारे लिए तो जो इवेंट है वो क्या है, हमारे लिए तो जो ट्रांजैक्शन मानेंगे हम तो ये मानेंगे कि जिस दिन कैश मिला उसी दिन रिकॉर्ड करेंगे। आ रहा समझे। तो भैया हम वी विल बी रिकॉर्डिंग ऑन दिस डेट, वी विल बी रिकॉर्डिंग ऑन दिस डेट। मतलब हम सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो हैं हम इस दिन रिकॉर्ड करेंगे। सर ऐसा क्यों, हम ट्रांजैक्शन 1 मई को क्यों रिकॉर्ड करेंगे। मैंने कहा यार 1 मई को इसलिए रिकॉर्ड करोगे, मैं आंसर लिखवाऊंगा आपको, फॉर्मली पहले समझा रहा हूं। मैंने कहा 1 मई को इसलिए रिकॉर्ड होगा ट्रांजैक्शन क्योंकि हम कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं। मतलब जब भी कोई अकाउंटिंग मेंटेन करता है, मतलब अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है, अकाउंटिंग में क्या होता है ये ऑलरेडी आपको पता है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, कम्युनिकेशन, गाइस सब याद है। तो मैंने कहा जब भी कोई अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है तो वो रिकॉर्डिंग कब करेगा, वो रिकॉर्डिंग कब करेगा, वो रिकॉर्डिंग उस दिन करेगा जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ, कि वो रिकॉर्डिंग उस दिन करेगा जिस दिन पैसा आया। तो मैंने कहा वो डिपेंड करता है कि अकाउंटेंट अकाउंटिंग के लिए बेस क्या फॉलो कर रहा है। सर बेस का मतलब दो बेस पढ़ाए थे मैंने, पहला बेस बताया था कैश बेसिस, दूसरा बेस बताया था अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस ये कहता है हम उस दिन रिकॉर्डिंग करेंगे जिस दिन हमारे पास कैश आएगा या कैश जाएगा। तो गाइज यहां पे कैश कब आ रहा है हमारे पास कैश आ रहा है बेटा 1 मई को। तो हम ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे 1 मई को। तो ये दिमाग में सेट कर लो कि ट्रांजैक्शन 1 मई को रिकॉर्ड होगा। क्यों होगा, क्योंकि उस दिन कैश रिसीव हुआ, और कैश रिसीव हुआ उस दिन क्यों रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमारा जो क्लाइंट है मेसर्स इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस, वो कब कर रहा है, वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है। क्लैरिटी है। ये आप छोटा सा एंड में बनाओगे, बट पहले लिखोगे मैं क्या बोल रहा हूं। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं और मैं डिक्टेट करता हूं, आप फॉलो करो। मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूं क्वेश्चन के लिए आपके लिए। लिखो बेटा इसमें मेसर्स इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस, मेसर्स इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस will record the transaction on 1st of May 2017, on 1st of May 2017, on 1st of May 2017, that is, आरस में दैट इज कैसे लिखोगे, आई डॉट ई डॉट, दैट इज नॉट ऑन 19th of April 2017। आप क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको दिखाया था, आपने डेट देखी होगी, दो डेट थी 19th और मे, तो मैंने क्या कर दिया अभी, मे वाला तो आपको 1st of May लिखवा दिया, अब 19th of May लिखवा रहा हूं। लिखो दैट इज नॉट ऑन 19th of April 2007 because they are following cash basis of accounting, guys. They are following which basis of accounting, they are following cash basis of accounting, because they are following cash basis of accounting in which transaction is recorded as and when the cash is paid
or received as and when the cash is received or paid. क्लियर है बेटा? तो मैंने आप लोगों के साथ क्या किया, ये वाला अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया, आपको आंसर डिक्टेट कर दिया। आप क्या करो, फिर भी ये छोटा सा चार्ट टाइप भी अपने आंसर्स में बना लो फटाफट अपनी नोटबुक में। ये जो लिखा है उसके नीचे ये भी लिख डालो बेटा, फटाफट लिख डालो। सो गाइस स्टोरी क्लियर है अभी यहां तक अपने को? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अब हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखते हैं, रीड करते हैं पहले आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा, आराम से धीरे धीरे। ड्यूरिंग द ईयर 2016 एंड 17, मतलब 2016-17 की बात हो रही है। ऋषभ हैज कैश सेल्स ऑफ 4 लाख, ऋषभ के पास कैश सेल्स कितनी थी 4 लाख, एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ 3 लाख, और उसने उधार में कितना माल बेचा था 3 लाख। एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वर 2,20,000, आउट ऑफ विच रुपीज 30,000 इज स्टिल टू बी पेड, जिसमें से अभी भी 30,000 रुपए क्या है स्टिल टू बी पेड है। फाइंड आउट ऋषभ इनकम फॉर 2016-17 फॉलोइंग द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब देखो क्या है, इन्होंने एंड में जाते जाते सरप्राइज पैकेज दे दिया भैया, कैश बेसिस है। कौन सा बेसिस? कैश बेसिस। देखते हैं अब अपन। मैंने कहा 2016-17 की अगर मैं बात करूं, 2016-17 की अगर मैं बात करूं, तो 2016-17 की अगर मैं बात करूं तो क्या कहता है 2016-17? 2016-17 कहता है कि भैया ऋषभ ने कैश सेल्स करी, और कैश सेल्स कितनी करी मेरे प्यारे बच्चों? कैश सेल्स करी 4 लाख, 4 लाख। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट सेल्स करी 3 लाख, क्रेडिट सेल्स करी कितनी 3 लाख, कैश सेल्स कितनी 4 लाख, क्रेडिट सेल्स कितनी 3 लाख। आ रहा समझ में? यहां तक की स्टोरी क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वर 2,20,000। अब क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है ये तो देखो बेटा, आपको देख के समझ में आ गया होगा ये क्या है, ये मेरे रेवेन्यू रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। क्या रिलेटेड इंफॉर्मेशन है? रेवेन्यू रिलेटेड। अब मैंने कहा क्वेश्चन मुझे एक्सपेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी देता है। क्या कहता है क्वेश्चन मेरा एक्सपेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए? क्वेश्चन कहता है गाइस मेरे को एक्सपेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए कि भैया मेरा टोटल खर्चा जो था इस साल वो था 2,20,000। 2,20,000 के 2 पार्ट हो गए। क्या हुआ बेटा? क्वेश्चन कहता है 190 तो भैया हमने पेमेंट कर दिया, और 30,000 अभी भी क्या है नॉट पेड। तो कैन आई से दिस इज पेड एंड दिस इज ड्यू? कैन आई से लाइक दिस? क्लियर है बेटा? अब मैंने कहा ये जो ऋषभ है इसकी हमें 2016-17 की इनकम निकालनी है। तो अब मैंने कहा यहां तक हमने पहले क्वेश्चन को समराइज कर लिया। अब मैंने कहा क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा आईसाइट के आसपास ही रहने देते ताकि तुम देख पाओ। मैंने कहा अब अपन कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ऋषभ्स इनकम। क्या बोला बेटा मैंने? कैलकुलेशन ऑफ ऋषभ्स इनकम फॉर द ईयर 2016-17 2016-17 आ रहा समझ? मैंने कहा हाउ वी गोना डू इट नाउ? मैंने कहा बहुत आसान है यार। मैंने कहा यहां पे क्या लिखोगे आप? रेवेन्यू। यहां पे आप क्या लिखोगे? एक्सपेंस। ठीक है, मुझे बताओ रेवेन्यू आप क्या पूरा लिखोगे? नहीं, कैश बेसिस। एक्सपेंस कौन सा? कैश बेसिस। तो मुझे बताओ आपको टोटल पैसा कितना मिला कैश में? 4 लाख। आपने खर्चा कितना पे किया पूरे साल भर में? 1,90,000। तो आप मुझे बताओ ना, नेट नेट आपकी जेब से कितना पैसा गया मेरे प्यारे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों नेट नेट जेब से आपके कितना पैसा गया? 1,90,000 गया था। और नेट प्रॉफिट कितना कमाया आपने? आपकी इनकम कितनी हुई बेटा? आपकी इनकम हुई कितनी? 2,10,000।
याद रखना हम कैश बेसिस पे बना रहे हैं। कोई पूछ सकता है बच्चा बताओ सर वो 3 लाख का जो उधार में माल बेचा वो क्यों नहीं लिया? तो मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों 3 लाख में जो हमने उधार में माल बेचा वो इसलिए नहीं लिया, वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें क्रेडिट सेल नहीं लेनी है, क्योंकि हम कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं। जो कैश में आया वही रिकॉर्ड होगा, जो कैश में गया वही रिकॉर्ड होगा। तो इसलिए 4 लाख में से हम लोगों ने 1,90,000 माइनस किया, ऊपर 3 लाख छोड़ दिया, नीचे 30,000 छोड़ दिया, क्योंकि उसकी वजह से ना कोई कैश आया ना कोई कैश गया। क्या आपको ये समझ में आ गया? फटाफट इसको कॉपी मारो अब। आई होप गाइज आपने इसको पॉज किया होगा, आपने इसको कॉपी मारा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गए अपनी शीट में से। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी निपटा लेते हैं ताकि कैश और अक्रूवल अपने दिमाग में सेट हो जाए। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड हो गया क्वेश्चन। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है वो देखते हैं अपन। ये बेटा थियरी भी है, आपको नोट्स में मिल जाएगी थोड़ी। जो अक्रूवल वगैरह मैंने बताया, थोड़ा सा कैश बेसिस जो बताया, वो पूरा का पूरा एक सिस्टमैटिक वे में मैंने आपके लिए अरेंज किया है वो भी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? अगेन अब जो 1 और 2 थे ना वही रिपीटेशन है 3rd और 4th में, पर वहां क्या थे कैश बेसिस, यहाँ क्या अक्रूवल बेसिस। रीड करते हैं वापस यार, डेट्स में डिफरेंस होगा। ऑन थर्ड क्वेश्चन, मेसर्स इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन sold goods to Mr. Raman for rupees 6 lakh on 19th of April. On which April? 19th of April. And on 2 months credit and the payment is received on 1st of June. State with reason on which date Messrs integrated solution will record, assuming they are following accrual method. Which method they are following guys? They are following accrual method. अब अगर वो accrual method follow कर रहे हैं, अगर वो accrual method follow कर रहे हैं तो क्या डेट होगी मेरे प्यारे बच्चों? 2 डेट है मेरे ख्याल से इसमें अपने पास। कौन कौन सी 2 डेट है? 1st ऑफ जून है गाइस, दूसरी आई थिंक 19th ऑफ अप्रैल है। तो हमारे पास 2 डेट है। मैंने कहा ये कौन सी डेट है? मैंने कहा ये ट्रांजैक्शन डेट है। तो मैंने कहा ये हमारे पास ट्रांजैक्शन डेट है, और दूसरी वाली हमारे पास कैश रिसिप्ट डेट है, कैश रिसीव्ड वाली डेट है। गाइस जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था तो हमने उसमें क्या लिखा था कि हम ट्रांजैक्शन 9 इसको फर्स्ट वाले को, मतलब जिस दिन कैश, उसमें डेट अलग थी, जिस दिन कैश आया उस दिन रिकॉर्डिंग करेंगे क्योंकि वो कैश बेसिस है। अब मुझे बताओ इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा? इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? डेट कब, ट्रांजैक्शन डेट क्या है? 19th अप्रैल। रिकॉर्डिंग कब होगी? जिस दिन कैश आया उस दिन होगी कि 19th अप्रैल को होगी? अरे गाइज मेरे एक्सप्रेशन से ही समझ गए होगे, जो बेचारे इसको पूरा अपन ने बादल बादल बना दिया। क्यों? ताकि हिंट मिल जाए बेटा, और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि देखो आंसर दे दिया बच्चों ने। ठीक है, तो ये जो मेरे प्यारे बच्चों 19th अप्रैल डेट है, ट्रांजैक्शन डेट, हम इस दिन रिकॉर्ड करेंगे। अक्रूवल बेसिस क्या कहता है? अरे कैश आएगा जब आ जाएगा। ट्रांजैक्शन कब हुआ? आज। क्या आज तुम्हारे पास राइट है पैसे लेने का? यस। क्या तुम्हारे यहां से आज गुड्स चले गए? यस। तो भैया आज रिकॉर्ड करो ना, ट्रांजैक्शन हो गया तो। आप वेट मत करो कैश का, क्योंकि हम कौन से बेसिस पे हैं? अक्रूवल बेसिस पे। क्लियर है बेटा? तो मैंने यहाँ पे ये एंड में आप लिख लेना, बट अभी अपन पहले इसका आंसर लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं सामने ताकि अपन इसकी लैंग्वेज फ्रेम कर लें। चलो बेटा लिखो, मेसर्स इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस, मेसर्स इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस विल रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑन 19th ऑफ अप्रैल। बेटा क्या डेट थी मैंने दिखाई थी आपको क्वेश्चन में? 19th ऑफ अप्रैल। लिखो, मेसर्स इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस विल रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑन 19th of April 2017. That is, Messrs Integrated Solution will record the transaction on
19th of April 2017, that is not on 1st of June 2017, because they are following accrual basis of accounting. They are following accrual basis of accounting. They are following accrual basis of accounting, in which recording is done on the transaction date. Recording is done on the transaction date, irrespective of the date on which cash received or paid, on which cash is received or paid. क्या आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया? दिमाग में सेट हो गया क्या है? अब ये छोटा सा जो अपन ने लिखा ये ऐसा बना लो ताकि हिंट पता रहे कि भैया 2 था, स्नैपशॉट फटाफट मिल जाए जब रिवाइज करो. तो गाइस कॉपी कर लिया होगा आपने. स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन यार. क्वेश्चन नंबर 4 देखो यार, सेम टू सेम वैसा ही है. क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है. वहां कैश बेसिस था, यहाँ पे क्या है? अक्रूवल बेसिस. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2016-17 ऋषभ हैज सेल्स ऑफ रुपीज 4 लाख. भैया माल कितना बेचा ऋषभ ने? कैश में 4 लाख. क्रेडिट में कितना माल बेचा? 3 लाख. उसके बाद क्वेश्चन कहता है खर्चा कितना हुआ? 2,20,000. उसमें से 30,000 रुपए अभी भी देना बाकी है. कहने का मतलब यह है भैया, टोटल जो माल बेचा, टोटल जो रेवेन्यू था, वो रेवेन्यू कितना हुआ? अरे भले ही कैश में 4 लाख रुपए गए, बट 3 लाख रुपए भी तो इसी साल का था. 3 लाख रुपीज भी तो इसी साल का था. तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया बेटा इस साल का मेरा? 7 लाख रुपए का. तो भले ही मुझे कैश नहीं मिला, बट अक्रूवल बेसिस में मैं क्या करता हूं, अगर पैसा ड्यू हो गया तो मैं रिकॉर्ड कब करूंगा? इसी ईयर. क्लियर है बेटा फंडा? आई होप आपके दिमाग में सेट हो गया होगा मैं क्या बोल रहा हूं. अभी भी अपन करते हैं, इसको समझते हैं डिटेल में. तो इसको लिखो बेटा, आप लिखते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज बनाते हैं, डिटेल में समझ में आ जाएगा. वैसे तो रीड किया हुआ है यार, और हमने प्रिंसिपल को इतना अच्छे से समझा था, और कल भी क्या एक एग्जाम्पल किया था. तो इसलिए क्या है, अपने लिए ये वाला जो लेक्चर है ना, वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा. ठीक है. तो अब मैं यहां कहता हूं भैया, कैलकुलेशन ऑफ ऋषभ's income for the year ठीक है. उसके बाद रेवेन्यू कितना होगा? 4 लाख प्लस 3 लाख. सर वो 3 लाख रुपए भी लोगे? पहले तो नहीं लिया था. नहीं बेटा, वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग था. व्हेनेवर यू आर फॉलोइंग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, आप क्रेडिट वाली सेल्स को नहीं लेते हो. सर एक्सपेंस में आप कितना लोगे? आप 190 लोगे जो पे कर दिया गया है, या आप 220 लोगे? मैंने कहा 190 लूंगा जो पे हो गया है, प्लस 30,000 वो भी लूंगा जो पे नहीं हुआ है. तो मतलब मैं यहाँ पे कितना लूंगा बेटा? यहाँ पे लूंगा मैं 2,20,000. 2,20,000 में पूरा का पूरा लूंगा बेटा यहाँ पे. 2,20,000. ठीक है, लिख दिया भैया 2,20,000. माइनस कर दिया. कितनी आई मेरे प्यारे बच्चों इनकम? ऋषभ इनकम कितनी आई? 4,80,000. अंडरस्टूड बेटा? वाई वी हैव टेकन 3 लाख, वाई वी हैव टेकन 30,000. कुछ लिखवाने की जरूरत तो नहीं है यार. क्यों, दोनों में क्या फर्क है? समझ में आ गया? तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर कॉपी करो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट.
सो गाइज यहां तक की स्टोरी दिमाग में सेट हो गई, यहां तक का अपने को समझ में आ गया। तो गाइज हमने अक्रूवल को खत्म कर दिया। अब अक्रूवल का एक पॉइंट बेटा देखो, वैसे तो ये शीट पूरी शेयर करूंगा मैं आपके साथ, बट एक एंड में मैंने कुछ डिफरेंसेस लिखे हैं गाइज, तो वो डिफरेंसेस अपन एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या है उसमें। तो गाइज इसमें डिफरेंसेस देखते हैं, अब अपन डिफरेंसेस देखते हैं। ट्रस्ट मी, अब आपको आप डिफरेंसेस मुझे खुद बता पाओगे। मतलब मैं आपसे बस पूछूंगा, आप मुझे बता देना क्या होगा। एक बात बताओ मुझे कि मुझे बताओ नेचर कैसा होता है। नेचर मतलब इसमें ट्रांजैक्शन कैसे आते हैं। क्या मैं यहाँ कह सकता हूं कैश भी आते हैं और क्रेडिट भी आते हैं? आरस नहीं। क्या मैं यहाँ कह सकता हूं दोनों टाइप के ट्रांजैक्शन आते हैं? यहाँ कैश ट्रांजैक्शन भी आते हैं और कहना इसे यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी आते हैं। तो मैं कह सकता हूं कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्लियर है फंडा? दूसरा, कैश बेसिस पे क्या आते हैं? कैश बेसिस में सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं बेटा? कैश। मैं कह रहा था आप खुद बता पाओगे यार, मैं तो सिर्फ आपको छोटी छोटी हेल्प कर रहा हूं। तो यहां पे कौन से ट्रांजैक्शन आ पाएंगे? सिर्फ कैश। अब मुझे बताओ प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, अनर्न्ड, जो हमने कल लेक्चर में टर्म्स पढ़े थे या पहले लेक्चर में टर्म्स पढ़े थे, वो मैंने कहा यहां पे तो दे आर अकाउंटेड फॉर। मतलब हम लोग क्रिएट करेंगे। अरे जब आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड कर रहे हो, आप कह रहे हो ये पैसा हमें एडवांस में आ गया, ये पैसा लेट आ रहा है, तो हम इन सारी की सारी चीजों की रिकॉर्डिंग करते हैं। जबकि यहाँ पे कैश बेसिस में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे सीधा सा है, जो आ गया वो आ गया, आज का है, कल का है, परसों का है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो ये दिस इज नॉट अकाउंटेड फॉर, मतलब यहाँ पे ये प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड और अनअर्न्ड कोई मतलब की नहीं है। मुझे एक बात बताओ, यहां जो प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है वो क्या होता है? दिस इज मोर, दिस प्रॉफिट एंड लॉस इज करेक्ट और दिस गिव्स करेक्ट पिक्चर, दिस डज नॉट गिव करेक्ट पिक्चर। ये सही पिक्चर नहीं देता। सर ऐसा क्यों? अरे यार बेटा बिल्कुल क्लियर है ना, ये आधे ट्रांजैक्शन को तो छोड़ रहा है ना। डज नॉट गिव करेक्ट पिक्चर, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा है। कैश बेसिस में तो कुछ ही ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं। तो सर फिर ऐसा आप क्यों करते हो कि कैश बेसिस है ही क्यों, हटा ही डालो ना। अरे भैया हर आदमी तो अक्रूवल नहीं कर सकता। आज अक्रूवल तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम नॉलेज ले रहे हो, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्यों लिखना है, तब जाके एक प्रॉपर अकाउंटिंग हो पा रही है। आपको लगता है एक छोटी मोटी किराने की दुकान वाला, एक पान वाला, छोटा बड़ा वाला पान वाला नहीं जो करोड़ों कमाता, छोटा वाला, आपको लगता है ऐसे छोटे छोटे व्यापारी कैश बेसिस छोड़ के अक्रूवल पे कोई तुम्हारे जैसा एक इंटेलिजेंट आदमी हायर करेंगे? सवाल ही नहीं उठता। इसलिए क्या होता है, फोर्थ पॉइंट आपको क्लैरिटी देगा कि यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज चाहिए, यस। यहाँ पे कोई टेक्निकल नॉलेज चाहिए, नो। जो आया वो इनकम, जो गया वो खर्चा, ऐसा मान लेंगे अपन। लीगल पोजीशन, भाई जनरली लीगली हम क्या मानते हैं? ये वाले को सही मानते हैं, इस वाले को इतना रिलायबल नहीं मानते। एक्सेप्टेबिलिटी इस वाले की ज्यादा है, इस वाले की कम है। क्यों है ये मत पूछना, क्योंकि ये करेक्ट पिक्चर दे रहा है इसलिए क्या है, इसकी ज्यादा रिलायबिलिटी है। जबकि वो करेक्ट पिक्चर नहीं दे रहा है इसलिए रिलायबिलिटी कम है। उसकी क्या है बेटा, एक्सेप्टेबिलिटी कम है, तो ये देख लो रिलायबिलिटी भी आ गया अगला पॉइंट। स्टोरी क्लियर हो गई? तो भैया अब अगर अक्रूवल बेसिस कोई पूछेगा तो आपके दिमाग में कितने सारे पॉइंट आ गए अब तो। अक्रूवल बेसिस में कैश प्रीपेड दोनों आता है, एक्सेप्टेबल है, रिलायबल है, लीगली भी एक्सेप्टेबल है, ट्रू पिक्चर देता है, टेक्निकल नॉलेज चाहिए। सोचो कितने पॉइंट है दिमाग में। अब कैश बेसिस भी समझ में आ गया। तो आप लोग बेटा जब भी पढ़ो मेथड यही फॉलो करना है अपने को। मेथड हमेशा यही फॉलो करना है कि पहले कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में क्लियर हो जाए तो फिर आपको क्या करना है, ये थ्योरी वाला पार्ट पढ़ना है। आप देखो ये डिफरेंस बिटवीन, टाइम लगता अपने को अगर अपना ये लॉजिकली किया हुआ नहीं होता। तो मैंने पहले आपको अक्रूवल बेसिस समझाया, एक एग्जांपल लेके इनकम कैलकुलेट करवाई, आज मैंने उसी के 4 क्वेश्चंस कराए, फिर मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन कराया। तो गाइज आपका भी ये टॉपिक ना बिल्कुल लॉक हो गया अक्रूवल वाला यहीं पे। जो जनरली लोगों को प्रिंसिपल समझने में ही दिक्कत आती है, उसमें आपने सोचो एक्सपर्टीज ले ली। ठीक है, कॉपी मारो फटाफट इसको।
ओके गाइज, आई होप आपने इसको कॉपी कर लिया होगा गाइज। गाइज देखो, सातों के मतलब आज का मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, क्या करना है। एक तो सबसे पहले ये शीट जब आपको मिलेगी, आप उससे क्या करोगे, जो थ्योरी साथ में दे रखी है उसको रीड भी करोगे। जब आप थ्योरी रीड करोगे तो एक जगह एक और प्रिंसिपल का नाम मिलेगा, रेवेन्यू। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो 3 प्रिंसिपल कवर करेंगे या 4 प्रिंसिपल, उसमें हमारा वो प्रिंसिपल कवर होगा। उसके अलावा आपको इस शीट को थॉरोली रीड करना है गाइस। आ रहा सुन में? देखो यार, पढ़ने के ना 2 एस्पेक्ट होते हैं। पहला एस्पेक्ट होता है, बच्चा सोचता है यार ये टेक्निकल बात है, हम ना बुक में जब पढ़ते हैं तो थियोरेटिकल नॉलेज होती है, कोई हमें मिले और प्रैक्टिकली समझा दे। अब होता क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है, बच्चा ये सोचता है यार मेरे को आज जैसे मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिकली बिजनेस से लाइव कनेक्ट करते हुए पढ़ाया, बट दैट डज नॉट मीन कि आपका रोल कम हो गया। मैं आपको वो जो सेलेक्ट, मतलब आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं यार 100 पेज पढ़ लो, बट एटलीस्ट जो मैं 2 या 3 पेज जो आपको एक्चुअल पढ़ने हैं ताकि इंटरप्रिटेशन इंप्रूव हो पाए आपकी, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। जस्ट डू, व्हेन यू आर लिसनिंग टू माय लेक्चर्स, यू आर वाचिंग माय लेक्चर्स, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस आल्सो वेरी डेडिकेटेडली यार। ऐसा नहीं होना चाहिए लेक्चर देख रहे हैं और टाइम पास हो रहा है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं कि आराम से बैठ लिया, देख लिया, काम खत्म हो गया, नहीं। जब मैं बोलूं प्रॉपर कॉपी करना, कॉपी करना। मैं जब बोलूं नोट्स आज रीड करना, मतलब रीड करना। इसमें कोई अपने को कोई शॉर्टकट नहीं चाहिए गाइज। अगर अपने को रिजल्ट बनाना है, चाहते हैं अपना कि यार आज से आगे जाके अपने पास अकाउंटिंग की जबरदस्त नॉलेज हो, अपनी परसेंटेज अच्छी आए, अपन एग्जाम क्रैक करें डिफरेंट डिफरेंट, तो उसके लिए हैबिट आज से डेवलप होगी। और जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, लेट्स से अभी आपको 20 मिनट्स 25 मिनट्स भी आप पढ़ोगे तो पूरा का पूरा कवरेज हो जाएगा। आ रहा सुनने? और यही आप सोचो कोई नया टॉपिक उठा के देख लो जो आपको पढ़ाया हुआ नहीं होगा, या इवन जो मैं भी पढ़ा रहा हूं आपने मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, तो इसको आप महीने भर बाद पढ़ के देख लेना, आपको क्या रॉकेट साइंस लगेगा। तो गाइस, जिस लेवल पे मैं आज आपको लेके चल रहा हूं, जो पाथ मैं आपको दिखा रहा हूं ना, वो हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन पे तभी पहुंचेंगे जब आज हम ये जो डिसिप्लिन वाला पार्ट है वो फॉलो करेंगे। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस। सीरियसनेस नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना बिल्कुल सीरियस करके दब्बू की तरह पढ़ रहे हो, नहीं। अपने को डिसिप्लिन चाहिए, मतलब ये टाइम पढ़ने का मतलब पढ़ने का, ये टाइम मस्ती का मतलब मस्ती का। आ रहा समझ में? क्लैरिटी है गाइस? तो आई होप आपने इसको कॉपी किया होगा, अच्छे से आप इसको गो थ्रू करोगे। अगले लेक्चर में मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।